तो दोस्तों डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स हम फैंस को साल 2013 से एंटरटेन करता आ रहा है, पर इन 9 सालों में इस फ्रेंचाइजी ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। पर अब जब ये सिनेमैटिक यूनिवर्स रिबूट होने वाला है द फ्लैश के साथ, तो इनके पास मौका है कुछ नया और अलग करने का, जिसके साथ साथ ये पुरानी गलतियों से भी सीख सकते हैं। सिनेमैटिक यूनिवर्स के कई सारे फायदे हैं। फैंस मूवीज और सीरीज को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं और फ्रेंचाइजी ओनर्स इससे ज्यादा पैसे भी कमा पाते हैं। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिलहाल 2022 की 12th हाईएस्ट ग्रोसिंग फ्रेंचाइजी है। आप सोच सकते हैं कि जिस सिनेमैटिक यूनिवर्स ने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, उसने तब भी अपने 2013 की मैन ऑफ स्टील से लेकर 2021 में आए द सुसाइड स्क्वाड तक 10 मूवीज के साथ $5.8 बिलियन कमा लिए। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। इन सब के ऊपर इस यूनिवर्स में एक HBO मैक्स सीरीज पीसमेकर भी है, जिसके साथ साथ 5 मूवीज अभी भी लाइंड अप है आने वाले समय में, जिनमें द फ्लैश के लिए कहा जा रहा है कि ये मूवी पूरे DCU को रिबूट कर देगी और तब DC सामने आएगा अपने सेपरेट स्टूडियो और 10 ईयर प्लान के साथ। तो मैं एक हार्डकोर सुपर हीरो फैन होने के नाते DC से कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे इस फ्रेंचाइजी का पोटेंशियल पता है और मैं चाहता हूँ कि कुछ जबरदस्त प्रोजेक्ट्स हम फैंस के सामने आए, वो भी बिना किसी परेशानी के। मैं यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी सिनेमैटिक फ्रेंचाइजी मार्वल का भी एग्जांपल लेता रहूंगा पूरी वीडियो में, जिसके साथ साथ मैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को DC कह के बुलाऊंगा। तो डियर DC, बड़े प्रोजेक्ट्स पहले लेकर आओ। डीसी की पेरेंट कंपनी वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के CEO डेविड ज़ैस्लैव ने इन्वेस्टर्स कॉल के दौरान ये रिवील किया कि वो आने वाली मूवीज को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह स्ट्रक्चर करना चाहते हैं और उनका ज्यादा फोकस क्वालिटी के ऊपर होगा। तो मार्वल स्टूडियोज ने अपने शुरुआती प्रोजेक्ट्स में बड़े नाम उठाए थे, जैसे आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका और थॉर, और इसका फायदा हुआ मार्वल को पहली एवेंजर्स मूवी के बाद। ठीक इसी तरह डीसी में भी कुछ बड़े नाम हैं जिन पर पहले फोकस करना बहुत जरूरी है, जैसे सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश, एक्वामैन, ग्रीन लैंटर्न और साइबॉर्ग। ये जस्टिस लीग के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। इनकी मूवीज फैंस ज्यादा देखना चाहते हैं। हमें 2013 से लेकर 2022 तक सिर्फ एक सोलो सुपरमैन मूवी मिली। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि सुपरमैन बेशक कितना भी ओवरपावर्ड हो, वो डीसी में सबसे बड़ा नाम है। उसकी मूवीज के बिना डीसी अधूरा है। इवन ओवरपावर्ड होना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर थॉर बहुत पावरफुल कैरेक्टर है और इसीलिए मार्वल थॉर की मूवीज के विलन कभी अर्थ बेस्ड नहीं रखता। ऐसा सुपरमैन के लिए आराम से किया जा सकता है। इन सब के ऊपर सुसाइड स्क्वाड और बर्ड्स ऑफ प्रे अपने आप में अच्छी मूवीज थी, पर ऐसे प्रोजेक्ट शुरुआती सालों में ऑडियंस का फ्रेंचाइजी को लेकर नजरिया बदल सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इनकी जगह ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स और न्यू गॉड्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स दिखाए जाएं, ताकि जब कुछ सालों बाद हम सुसाइड स्क्वाड, बर्ड्स ऑफ प्रे और यहाँ तक कि लोबो की मूवी भी देखें तो हम एक्साइटेड हों, ना कि कंफ्यूज। मार्वल ने ऐसा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लिए किया था। जब फैंस मार्वल के हर प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटेड होने लगे, तब मार्वल ने नए नामों को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया और वो नाम चल गए। तो सिंपल सी बात यहाँ ये है कि बड़े नाम पहले लाए जाए, ताकि जब ऑडियंस को सिनेमैटिक यूनिवर्स पर पूरा भरोसा हो जाए तो नए नामों को इंट्रोड्यूस किया जाए। डियर डीसी, बड़े प्रोजेक्ट्स तो लाओ, पर बड़े स्टार्स जल्दी मत लाओ। बड़े स्टार्स के साथ आती हैं बड़ी परेशानियां, और ये परेशानियां स्टार्स की तरफ से नहीं आती, बल्कि आती है टाइम क्लैश होने की वजह से। इन सब के ऊपर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड एक्टर्स के पास फोकस करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो एक मूवी से रिलेटेड कई सारी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पर हेनरी कैविल को जब जस्टिस लीग के रीशूट के लिए बुलाया गया, तब वो मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट पर भी काम कर रहे थे, जहां उन्हें उनकी मूछें रखनी थी जब तक मूवी रिलीज ना हो जाए। और इसी वजह से जस्टिस लीग के रीशूट में उनके फेस के CGI का खर्चा तो बढ़ा ही साथ वो CGI भी बहुत बेकार हुआ, जिसकी वजह से जस्टिस लीग को क्रिटिसाइज करने में एक पॉइंट और ऐड हो गया। दूसरा एग्जांपल है सुसाइड स्क्वाड का, जहां विल स्मिथ और मार्गो रॉबी जैसे बड़े नाम शामिल थे। पहली सुसाइड स्क्वाड ऑडियंस के सामने आई और नेगेटिव रिव्यूज लेकर गई, पर जब जेम्स गन को इस मूवी को सॉफ्ट रिबूट करने को दिया गया तो मार्गो रॉबी तो वापस आई, पर विल स्मिथ उस टाइम पर दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे, जिसकी वजह से जेम्स गन ने डेडशॉट की जगह ब्लड स्पोर्ट का कैरेक्टर उठाया और इड्रिस एल्वा हमें इस रोल में दिखे। तो ऑलरेडी बड़े नाम शामिल होने से मूवी के डिले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके साथ साथ अगर मूवी नहीं चली तो एक्टर्स का इंटरेस्ट भी मूवी से थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिकास्ट तक की नौबत आ सकती है, जो कि और बड़ी प्रॉब्लम है। वहीं मार्वल की बात करें तो वो बहुत तेजी के साथ ऐसे नामों को अपने साथ लेकर आया जो कि बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश नहीं थे, पर यहाँ आने के बाद वो बड़े नामों में गिने जाने लगे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर बहुत टैलेंटेड एक्टर थे, पर उनके नाम 2001 से लेकर 2007 तक कोई ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट नहीं था, पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने अपना 100% से भी ज़्यादा दिया आयरन मैन मूवी में, और आयरन मैन मूवी ने भी रॉबर्ट डाउनी जूनियर के करियर को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। ये सेम केस आप मार्वल में बहुत सारी जगह देख सकते हो, जहां मार्वल ने नाम से ज़्यादा टैलेंट पर गैम्बल खेला है और इसका फ़ायदा उन्हें लंबे समय तक हुआ। डियर डीसी, इन यूनिवर्स मूवीज ज़्यादा लाओ जिन्हें एपिसोड्स की तरह ट्रीट किया जाए।
ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स की सक्सेस के लिए। अगर स्टूडियो सिनेमैटिक यूनिवर्स में हर मूवी को ऐसे बनाएगी जैसे एक सीरीज के नए एपिसोड आ रहे हैं, तो फैंस कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे हर प्रोजेक्ट को देखने के लिए। DCU में अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो कई मूवीज ऐसी थी जिनकी टाइमलाइन ओरिजिनल टाइमलाइन से बिल्कुल अलग थी, प्लस मूवीज के बीच गैप बहुत लंबा था, जिसकी वजह से फैंस ये ठीक से नहीं समझ पाए कि कौन सी स्टोरी कब आई। वंडर वुमन की दोनों सोलो मूवीज प्रीक्वल मानी जाएंगी DCU मूवीज की, जिसके साथ साथ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मैन ऑफ स्टील के 3 साल बाद आई। इसी वजह से डायरेक्टर को मूवी में ये समझाना पड़ा कि सुपरमैन इतने टाइम से क्या कर रहा था, प्लस स्टूडियो ने बाद में सुपरमैन की जर्नी का मेजर पार्ट काट दिया मूवी से। तो अगर स्टूडियो चाहती है कि ऑडियंस हर मूवी देखे, तो पहली बात उन्हें मूवीज के बीच का गैप कम करना होगा। DC मूवीज डिले होते होते थोड़ी लेट हो जाती हैं और इसकी वजह से 2 प्रोजेक्ट्स के बीच का गैप बढ़ जाता है और इसी वजह से फैंस को एपिसोड वाली फील नहीं आ पाती। इसका मार्वल में सबसे बड़ा एग्जांपल है एंटमैन, जो कि बेशक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बड़ा नाम ना हो, पर क्योंकि वो एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद तुरंत आई तो ऑडियंस ने इस मूवी को भी चांस दिया और एक एवरेज मूवी होने के बावजूद भी एंटमैन $519 मिलियन कमा गई। इन सब के साथ साथ प्रीक्वल से ज़्यादा फोकस सीक्वल पर रखना होगा ताकि ऑडियंस बिल्कुल क्लियर हो कि टाइमलाइन में कौन सी मूवी कहाँ चल रही है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स भी एंड गेम के 5 साल के टाइम जंप के साथ इस परेशानी से गुजर रहा है, जहां फैंस को क्रिएटर्स से ही पूछना पड़ता है कि कौन सा प्रोजेक्ट टाइमलाइन में कहाँ है। बात करें इन यूनिवर्स मूवीज की तो वार्नर ब्रोस ने DCU के चलते रहने के साथ साथ जोकर और द बैटमैन जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज हमें दी और नो डाउट ये मूवीज जबरदस्त थी, पर कहीं ना कहीं अगर ये मूवीज DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर होती तो इससे इन मूवीज की कमाई बढ़ने के साथ साथ फ्रेंचाइजी भी और स्ट्रांग होती। इन सब के ऊपर ऑलरेडी चल रहे फ्रेंचाइजी के साइड बाय साइड दूसरे यूनिवर्स की मूवी लाना फैंस के भरोसे को भी अफेक्ट करता है। डियर DC, ट्रोल्स, हेटर्स और अननेसेसरी क्रिटिक्स को सीरियस लेना बंद करो। ये बहुत बड़ी बात है। जब मैन ऑफ स्टील रिलीज हुई तब लोगों ने इस मूवी को एवरेज रेट किया और हेनरी कैविल की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाए और पूरी मूवी को जस्ट ओके बोल दिया। इसके बाद लोगों ने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की भी भर भर के निंदा करी। हालांकि यहाँ पर स्टूडियो का इंटरफेरेंस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था, पर हैरानी मुझे तब हुई जब यही लोग आवाज़ उठाने लगे जैक स्नाइडर और हेनरी कैविल के लिए। लोगों की एक शुरुआती सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर निंदा और उनके मिक्स रिएक्शन ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थे एग्जीक्यूटिव्स के इंटरफेरेंस का और उनका जैक स्नाइडर पर कम भरोसा करने का। फैंस इनिशियल प्रोजेक्ट्स को लेकर क्रिटिकल होंगे तो ऑब्वियसली फ्यूचर प्रोजेक्ट्स खतरे में आ जाएंगे। यही कारण है कि एंड्रू गारफील्ड की अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी फैंस के रिएक्शन को देखकर अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को कैंसिल कर दिया गया, जबकि आज फैंस चिल्ला चिल्लाकर अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की मांग कर रहे हैं। इन मामलों में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत स्ट्रांग है, जिसके फेज 1 की कई मूवीज का रिस्पांस उतना ज़बरदस्त नहीं था, पर तब भी केविन फाइगी ने किसी की नहीं सुनी और हमें आगे एक ज़बरदस्त मूवी देखने को मिली और मूवीज़ के सीक्वल भी आते गए। अभी इनक्रेडिबल हल्क को छोड़कर लिटरली सारे सुपर हीरोज़ को अपनी अपनी ट्रिलॉजी मिल चुकी है और बाकी सुपर हीरोज़ की ट्रिलॉजी पर काम चल रहा है। लोग तो मार्वल की डिज्नी प्लस सीरीज़ को भी लेकर बहुत क्रिटिकल हैं, लेकिन मार्वल तब भी किसी की नहीं सुन रहा और ये अच्छी बात है क्योंकि कंटेंट का आते रहना टॉक्सिक फैंस के हेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ DC को फॉलो करनी चाहिए अगर वो अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को दूर तक ले जाना चाहते हैं। डियर DC, अपने स्लेट्स को पहले अनाउंस करो। अपनी आने वाली 6 या 7 मूवीज़ को पहले ही अनाउंस करने से फैंस सिनेमैटिक यूनिवर्स में ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं। उसके भी ऊपर अगर फैंस को पता हो कि ये सारी मूवीज़ एक बड़े क्रॉसओवर की तरफ बढ़ रही है, तब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए तैयार रहती है। इसका सबसे बड़ा और मोस्ट प्रोबेबली अकेला एग्जाम्पल है मार्वल स्टूडियोज़, जो कि ना सिर्फ अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स पहले अनाउंस करते हैं बल्कि उन्हें एक स्लेट में सेट करके दिखाते हैं। ये बताता है कि वो अपने काम में कितने आगे हैं और DC ये बहुत आराम से कर सकता है। हर साल 3 मूवीज़ मिनिमम लाकर 5 से 6 मूवीज़ के बाद एक ज़बरदस्त जस्टिस लीग मूवी दिखा के और इन सबको 10 ईयर प्लान में एंड कर सकता है। डार्क साइड वॉर या क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ जैसी स्टोरी लाइन्स के साथ मुझे इनके बारे में सोचकर ही गूज़बम्प्स आ रहे हैं और हार्डकोर फैंस इस चीज़ से रिलेट भी कर रहे होंगे। मैं ये बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ कि DC में बहुत पोटेंशियल है और DCU में अभी तक हमें जो दिखा वो बस सरफेस को स्क्रैच किया गया है। अभी बहुत कुछ बाकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने 10 ईयर प्लान में DC ये सब कुछ फॉलो करने के साथ साथ कुछ ज़बरदस्त भी लेकर आएगा जो हम फैंस इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो लेटर DC के लिए। अगर आप इनमें से एक भी पॉइंट को सच होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को DC तक पहुंचाएं। आप इस वीडियो के पॉइंट्स को ट्वीट कर सकते हैं #DearDC के साथ, जिसके साथ साथ आप फेसबुक, ईमेल, इंस्टाग्राम या अपने फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन पॉइंट्स को पोस्ट करके बात आगे तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आपकी भी कोई और रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अगले एडिशन में उनको कवर करूं, पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपका कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप DC के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारे इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।
दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।